हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस का PT2 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने और एक सैम्पल पेपर अपलोड किया था SST का, आप लोग का ही क्लास का, क्लास 6 का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। मैं और एक क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी क्लास 6 का। मैं हर सब्जेक्ट का 3-3 पेपर्स अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों का मिस ना हो। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं ओरिजिनल पेपर्स भी अपलोड करूँगी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जनवरी में स्टार्ट होगा, तब जो अपलोड करूँगी वो आपका ओरिजिनल पेपर्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये सैम्पल पेपर। तो इसमें आपके कितने सेक्शंस है? 6 सेक्शंस होंगे। ठीक है, कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 5 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नहीं तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को रीड करना है और उस बेसिस पे आपके 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। फिर लास्ट में मैप वर्क तो रहेगा ही, मैप वर्क आएगा आपका हिस्ट्री पार्ट से। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने नीचे अच्छे से सॉल्व करके रखा है, ताकि आप लोग को आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे आंसर्स पूरा लिख के मैंने रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। सेम क्वेश्चन से आप लोग बाद में मैच कर लेना। तो यहाँ से MCQ स्टार्ट होता है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो ये आपका चैप्टर 1 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था? वो थी आपका बैचेंद्री पाल। नेक्स्ट है, व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ये आपका या तो हड़प्पन से सिविलाइजेशन बोल के होगा, नहीं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों ही सेम ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जो कि नेपाल में है। द एल्प्स माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन। जो एल्प्स माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे है, कौन से कंटिनेंट में है? ये है यूरोप में। Where did Gautam Buddha attain enlightenment after meditating for many days under a people tree? जैसे कि आप लोग को पता है कि गौतम बुद्धा ने एक पीपल ट्री के नीचे बहुत दिनों तक, 12 साल तक एटलीस्ट उन्होंने मेडिटेट किया था, और फिर उनका एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो था कहाँ पे? वो था आपका बोध गया में, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है कुछ। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, राइट द नेम ऑफ द मॉडर्न स्टेट और रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के समय में ये सारे सिटीज़ के नाम दिए गए, उस समय का सिटीज़ का नाम है। तो मॉडर्न डे में वो सिटी किस जगह में पड़ता है और उनका नाम क्या है अभी के समय में? ठीक है, तो धोलावीरा जो था वो उस समय में जहाँ पे था, अभी के समय में उसे गुजरात कहते हैं। हड़प्पा अभी के समय में पंजाब कहते हैं, मगर वो ये पार्ट जो पंजाब का है ना, वो पाकिस्तान में पड़ गया अभी। ठीक है, अभी इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, मोहनजोदारो, ये हो गया सिंध। फिर कलीबंगन हो गया राजस्थान, और राखीगढ़ी हो गया हरियाणा। ठीक है, ये सारे तो इंडिया में ही है। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। द वैदिक हेम्स वेयर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये गलत होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वैदिक हिम्स जो थे ना, ये ओरली ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कोई एक ऋषि मुनि थे, वो ओरली पूरा श्लोकाज याद करते थे और अपने डिसाइपल्स जो स्टूडेंट्स होते थे उनको सिखाते थे। फिर वो स्टूडेंट्स ओरली किसी और को बताते थे। ओरली ये हुआ जाता, कहीं पे लिखा नहीं जाता था, पाम लीफ इन सब पे लिखा नहीं जाता था। ठीक है, तो इसके कारण ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट। तो ये होगा ट्रू, वेदास जो है ना वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट, द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्र बहुधा वदंती रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर्स। तो ये होगा ट्रू, क्योंकि ये जो मीनिंग दिया गया ना
ये पार्ट, इसका मतलब होता है कि हर ट्रुथ का जो मीनिंग है, हर ट्रुथ का जो रियल मीनिंग होता है वो सब जगह एक ही है। तो इस लाइन का ये मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि सबका भगवान एक ही है, इस तरह से सारे जो रिलीजन्स है उन सब का जो एक मेन पॉइंट है वो एक ही है, मतलब ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म इज़ ओल्डर दैन द वेदास। तो ये गलत होगा क्योंकि बुद्धिज़्म ओल्डर नहीं था। वेदास हमने जस्ट अभी पढ़ा ना, वेदास इंडिया के ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, तो वेदास ज़्यादा ओल्डर थे, बुद्धिज़्म नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी में, व्हाट वेयर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा के क्या टीचिंग्स थे, उन्होंने क्या टीच किया था लोगों को? अहिंसा। तो उन्होंने टीच किया था, देखो, बुद्धा टॉट द आइडिया ऑफ अहिंसा। वो लोगों को अहिंसा का आइडिया बताते थे। अहिंसा का मतलब क्या था? विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा न करना, सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो। बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग, हर्ट किसी को हर्ट नहीं करना, नॉन इंज्योरिंग किसी को इंज्योर नहीं करना, ठीक है। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करना ये भी वो बहुत अच्छे से टीच करते थे। नेक्स्ट, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शियरी सेक्टर, इलस्ट्रेट विथ अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर पे किस तरह से डिपेंडेंट होता है? देखो आंसर में हम लोग लिखेंगे, द सेकेंडरी सेक्टर जो होता है डिपेंड्स ऑन द टर्शियरी सेक्टर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ताकि उन लोग का जो काम अच्छे से स्मूथली फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरर्स रिलाई ऑन बैंकिंग सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, है ना, विच आर क्रिटिकल फॉर देयर ऑपरेशंस। मैन्युफैक्चर लोग टोटली डिपेंड करते हैं बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर। और सर्विसेज क्या हो गया? सर्विसेज जहाँ आया ये आपका टर्शियरी सेक्टर है, और मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? ये आपके सेकेंडरी सेक्टर्स है। तो इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर्स जो होते हैं ना वो टर्शियरी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल पेमेंट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ये सब कौन काम करते हैं? टर्शियरी सेक्टर वाले। तो इसीलिए वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। Without the support of the tertiary sector, the secondary sector would struggle to distribute its products, manage finances, and reach products, है ना। तो टर्शियरी सेक्टर के सपोर्ट के बिना, तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर अपना काम अच्छे से स्मूथली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल पूछा था तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बैंकिंग का दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स द सॉइल इन फ्लड प्लेन्स फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग, है ना। तो आप लोग को जैसे पता है कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और वहाँ पे अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? एग्रीकल्चर अच्छा होता है वहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? द सॉइल इन फ्लड प्लेन्स बिकम फर्टाइल हो जाता है एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज, कारण ये है कि बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरीड बाय रिवर्स। तो रिवर्स के साथ जो कुछ भी जो सेडिमेंट्स आते हैं, है ना, जो भी चीज़ें रिवर्स के साथ बह के आते हैं उनमें क्या होता है? रॉक्स होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और वो सब आके प्लेन्स में आके सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मान लो रिवर ऐसे, मान लो ऐसे पहाड़ है, यहाँ से रिवर है, रिवर से ऐसे बहते बहते क्या रिवर्स के साथ क्या आ जाते हैं? रॉक, सॉल्ट और सिल्ट इस तरह से आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं प्लेन जगह में, ठीक है। और इस प्लेन और रॉक, सैंड और सिल्ट में होता क्या? वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। फिर यहाँ पे जब फार्मर्स कुछ ये करते हैं, ग्रो करते हैं, वो अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये होता है कि फ्लड प्लेन्स जो होता है ना, इसी के कारण बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो आप लोग ये आंसर पार्ट इतना लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा, ये 5 मार्क्स का है तो इसे थोड़ा आपको बड़ा करके लिखना होगा। देखो, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं? एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। तो ये हमारे लाइफ और कल्चर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पहला देखो, मेजर लैंडफॉर्म्स, तो पहले इतना याद कर लो कि माउंटेन्स होता है, प्लेट्यूज होता है और होता है प्लेन्स। 3 ही मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। और हमारे लाइफ में और हमारे कल्चर के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, दे आर वाइटल फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी। माउंटेन्स तो इतना सुंदर लगता है ना, नेचुरल ब्यूटी जैसा लगता है। डाइवर्स इकोसिस्टम, वहाँ पे थोड़ा सा इकोसिस्टम अलग हो जाता है। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, माउंटेन्स प्रोवाइड हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराते हैं। अट्रैक्ट टूरिज्म फॉर एक्टिविटीज़ लाइक
स्कीइंग एंड हाइकिंग एंड होल स्पिरिचुअल वैल्यू इन मैनी कल्चर्स। और पहाड़ों पे पहाड़ क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म भी अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग वहाँ पे स्कीइंग करने हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वैल्यू भी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कैलाश पर्वत पे शिव जी का पूजा करते हैं, तो इस तरह से उनका स्पिरिचुअल वैल्यू भी होता है। यूनिक फ्लोरा एंड फाउना थ्राइव देयर, वहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स भी अलग पाए जाते हैं माउंटेन्स में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस। इसी तरह से प्लेट्यूज का देखते हैं। दे सपोर्ट माइनिंग एक्टिविटीज़, यूनिक लैंडस्केप्स एंड वाटरफॉल्स। तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा ये पाया जाता है, यहाँ पे कोल ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। यूनिक लैंडस्केप, उनका लैंडस्केप यूनिक होता है। प्लेट्यूज कैसा होता है, थोड़ा सा राउंड शेप का होता है ना, ये लैंडस्केप बहुत थोड़ा सा यूनिक हट के होता है, ना माउंटेन है वो, ना वो प्लेन है। एंड वाटरफॉल्स पाए जाते हैं प्लेट्यूज में। प्लेट्यूज हैव डाइवर्स इकोसिस्टम बट, मगर ये थोड़ा सा लेस फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, लिमिटिंग एग्रीकल्चर, वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे भी टूरिज़्म, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और उनमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होते हैं ड्यू टू एंशियंट सेटलमेंट्स। वहाँ प्लेट्यूज जैसे जगहों पे पुराने समय में बहुत लोग वहाँ पे रहा करते थे, छोटे छोटे सिटीज़ बना के। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो प्लेन्स पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाता है, और जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इजीली किया जा सकता है ना। किसी इंडस्ट्री से कोई सामान कहीं भेजना है दूसरी जगह, तो आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गंगा प्लेन जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफर फर्टाइल सॉइल है गंगा प्लेन का फॉर डाइवर्स, वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, और वो सपोर्ट करता है ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते भी हैं, विथ इजी नेविगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट। वहाँ पे मान लो गंगा नदी है तो पानी भी साइड में है, यहाँ पे लोग अच्छा से घर वर बना के वहाँ पे डेवलपमेंट करके रह सकते हैं। तो प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स जो है ना, हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो इनमें तो 5 मार्क्स था, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स लिख दिया। आप लोग को जो ईजी लगे यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। हड़प्पन cities had similar pattern as divided into two parts, upper town and a lower town. हड़प्पन cities जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक अपर टाउन बोलते थे और एक लोअर टाउन बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ग्रेट बाथ होता था। ठीक है, एक बड़ा सा कुआं जैसा था ना, आपके बुक में इमेज दिया ना, वो हर सिटीज़ में होता था। नेक्स्ट दे वेर ऑल्सो ग्रैनरीज, 2 स्टोरीड हाउसेज मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। ग्रैनरीज मतलब उन लोग को मतलब ग्रेन्स रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह होते थे, रूम्स होते थे, और 2 स्टोरीज हाउसेज मतलब डबल ऐसा बिल्डिंग्स टाइप का घर होता था उनका, जिसको बर्न्ट ब्रिक से बनाया जाता था। उनका ड्रेनेज सिस्टम क्लोज था, बहुत अच्छा था, लाइन एकदम सीरीली बनाया जाता था, वाटर सिस्टम अच्छा था, एंड वेस्ट वाटर मैनेज भी वो लोग बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, उनका वेट्स फॉर मेजरमेंट भी था, चीज़ों को नापने जोखने के लिए भी वो लोग बहुत सारे चीज़ जो यूज़ करते थे वो सब भी था उनके समय में। टॉयज़ थे, पॉट्स थे, ये सारे वो लोग बनाते थे। नेक्स्ट है देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे सील्स मिले हैं वहाँ उस समय के। ठीक है, जो लोग चीज़ों पे कहीं सामान बेचना है, कहीं दूर में भेजना है, तो उस पर अपना सील लगा के, सील का मतलब हिंदी में होता है ना मोहर लगा देना, मोहर लगा के भेजते थे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू कल्टिवेट कॉटन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही सबसे पहले कॉटन का कल्टिवेशन किया था, और उन लोग का एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वो लोग एनिमल्स को भी पालते थे, जैसे शिप, गोट, पिग्स, इन सबको भी वो लोग पालते थे, और क्रॉप्स ये सब भी उगाते थे वो लोग। वीट हो गया, बार्ली हो गया, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस, ये सब उन लोग का एग्रीकल्चर करते थे इन सब का। फिर ट्रेड वाज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम। वो लोग ट्रेडिंग भी करते थे, सामान खरीदना बेचना। मेटल्स प्रोडक्ट्स वेर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग दोज विथ कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन एंड लेड। तो वो लोग मेटल के चीज़ें बनाते थे, जैसे कॉपर के, ब्रॉन्ज के, है ना, टीन के और लेड, इन सब चीज़ों को गला के वो लोग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ये सब बनाते थे। ठीक है, तो इनमें से आपको ओनली 5 लिखने हैं, जो आपको ईजी लगे आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो ये आ गया आपका सेक्शन ई,
केस बेस्ड क्वेश्चंस. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ठीक है, तो आपको आंसर करना है. तो ये आपका पिक्चर जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट. ये आप देख सकते हो, ये पिक्चर किसका है? ये फार्मिंग का पिक्चर है, मगर ये जो पहाड़ पे फार्मिंग करते हैं ना, जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, उसका पिक्चर है. ठीक है, तो आप आंसर में लिखोगे टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेगुलर फार्मिंग नॉट पॉसिबल इन मोस्ट माउंटेनियस रीजन्स. माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे रेगुलर फार्मिंग क्यों पॉसिबल नहीं होता है? रेगुलर फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट माउंटेनियस रीजन्स ड्यू टू द रगेड एंड रफ टेरेन एंड स्लिप स्लॉप्स. तो वहाँ पे देखो रेगुलर फार्मिंग कैसे होगा? पहाड़ का ये जो इतना स्लिप होता है ना और स्टेडी नहीं होता है, तो वहाँ रेगुलर फार्मिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? प्लेन एरिया तो नहीं होता है, विच मेक्स द लैंड डिफिकल्ट टू कल्टिवेट. वहाँ पे कल्टिवेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर टेरेस फार्मिंग के थ्रू पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टेरेस फार्मिंग. यहाँ पे पूछा है टेरेस फार्मिंग क्या होता है. टेरेस फार्मिंग इज द मेथड वेयर स्टेप्स आर कट इनटू स्टेप slopes and of mountains to create level platforms for cultivating crop. मान लो कोई पहाड़ ऐसा है सपोज. ठीक है, तो इस पहाड़ का जो ये पार्ट है वो लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे 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 करके काट देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे रहता है ना, तो इन सब जगहों पे वो लोग ये करते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं. टेरेस सीढ़ी का जैसा बना देते हैं. तो इस तरह से इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट है आपका in which areas of mountainous terrain is farming most commonly practiced. तो माउंटेन्स का जो जगह होता है, जो थोड़ा सा रफ जगह होता है, तो कैसे जगहों में ज़्यादातर फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है फिर? तो फार्मिंग इज़ मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस इन द वैलीज ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे टेरेन जो है ना थोड़ा सा लेस रफ, जहाँ पे रफनेस थोड़ा सा कम होगा ना, वहाँ पे मान लो पूरा पहाड़ पूरा स्टिप है, कुछ ज़्यादा ही पहाड़ ऐसा है, तो यहाँ पे तो ये स्टेप बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है. ठीक है, मान लो ये पहाड़ थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग सा है, तो यहाँ पे तो ये स्टेप बना के टेरेस फार्मिंग किया जा सकता है. ठीक है, इसलिए बोला है कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो टेरेन इज लेस रगेड, थोड़ा लेस रफ है, आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे सुटेबल है एग्रीकल्चर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं पहले. द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत विद, विच मीन्स एक संस्कृत वर्ड से आता है वर्ड वेदा, जिसका नाम है नॉलेज. ठीक है, हैंस विद्या फॉर इंस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो विद्या. वी ब्रीफली मैंशन द ऋग वेदा इन अर्लियर चैप्टर्स. इन फैक्ट देयर आर 4 वेदास होते हैं, द ऋग वेदा, द यजुर वेदा, साम वेदा एंड द अथर्व वेदा. 4 वेदा इसके नाम यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया के बहुत एंशियंट, बहुत पुराने टेक्स्ट है, ग्रंथ है, बहुत पुराने बुक्स है. एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा पुराने हैं. द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिम्स. वेदास में क्या होते हैं? बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स या फिर सॉन्ग के फॉर्म में, दैट वेर रिसाइटेड ओरली, जिनको ओरली बोला जाता था, नॉट रिटन, इनको लिखा नहीं जाता था. ठीक है, दोज हिम्स वेर कंपोज इन द सप्त सिंधु रीजन, और ये सप्त सिंधु रीजन में ज़्यादातर लिखे गए थे. तो स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ के वाइज. क्वेश्चंस क्या पूछे गए देखो. व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन. तो वर्ड वेदा का मतलब क्या होता है? द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट. क्या संस्कृत रूट वर्ड क्या है? विद से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज. रूट वर्ड विद है. ठीक है, मेन वर्ड समझ लो विद से है, जिसका मतलब नॉलेज होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर वेदास. वेदास क्या होते हैं? वेदास आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया which consists of thousands of hymns which are prayers in the form of poems and songs. वेदास बहुत ही पुराने एंशियंट टेक्स्ट होते हैं, जिनको उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर्स होते हैं, जिनको पोएम्स और सॉन्ग्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है, व्हाट आर द 4 वेदास. 4 वेदास क्या होते हैं? द 4 वेदास आर, 4 वेदास के नाम है आपके द ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा एंड द अथर्व वेदा. व्हाट वर द हिम्स ऑफ द वेदास कंपोज्ड. वेयर वर द हिम्स ऑफ द वेदास, कहाँ पे कंपोज किया गया था? तो ये आपके लास्ट लाइन में दिया गया था. द हिम्स ऑफ द वेदास वेर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधव रीजन में कंपोज किया गया था. ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चन हो गए. लास्ट पार्ट है आपका मैप वर्क. लोकेट द फॉलोइंग सिटीज इन द सरस्वती सिविलाइजेशन इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया.
तो कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के, उनको आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करने हैं। तो क्या क्या देख लेते हैं एक बार, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और नागेश्वरा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग मैप वर्क का इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, है ना। पहले आप कोई पॉलिटिकल मैप ले लेना, उसमें 2-3 बार प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हड़प्पा कहाँ पे है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। देखो हड़प्पा इस पॉइंट पे है, यहाँ पे इस तरह से अंदर गया हुआ है, फिर ये ऐसे डाउन है, इन दोनों के इधर में बीच में है हड़प्पा, है ना। फिर ये जो आप इस तरह से देख रहे हो तो यहाँ पे कलीबंगन है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे पॉइंट आउट निकला हुआ है ना, तो इसके ठीक इस साइड में आपका मोहनजोदारो है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए हड़प्पा आ सकता है, मोहनजोदारो और धोलावीरा। ठीक है, और ये सब तो कम इम्पॉर्टेंट है मगर फिर भी है इम्पॉर्टेंट, आप लोग देख लेना। कलीबंगन यहाँ पे है, फिर ऐसे करके जो यहाँ पे अंदर में जाते हैं यहाँ पे आपका लोथल है, और ये जो पॉइंट है ऐसे, तो यहाँ पे नागेश्वर है। ठीक है, इजी है। और भी कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग वहाँ से देख लेना, बुक में सिटीज़ के नाम दिए गए थे, सारा ही आप लोग देख लोगे तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर, दूसरा सैम्पल पेपर ख़त्म होता है SST का। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के मैं जितने भी वीडियोस डाल रही हूँ आप तक सारे पहुँचते रहे, और आप लोग अच्छे से अपने PT2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।